डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रूडिनेरिया ग्रैनुलोसा के बारे में और हमने इसके बॉडी वाल के बारे में और लोकोमोशन के बारे में पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक लंबी नलिका होती है, सीधी नलिका होती है, जो कि इसके पूरे शरीर में की लंबाई में फैली हुई होती है। यह माउथ से लेकर के एनस तक फैली हुई होती है। क्योंकि यह सैंगोइवरस यानी रुधिराहारी या ब्लड सकिंग जो है प्रकृति का है, इसलिए इसकी एलिमेंट्री कैनाल में जो सकिंग ब्लड है उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारा स्पेस होता है और बहुत कम पोर्शन जो होता है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें स्टोमोडियम, मेजेंट्रॉन एंड प्रोक्टोडियम 3 भाग होते हैं। स्टोमोडियम जो होता है वो एक्टोडर्मल एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होता है और क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड होता है। मेजेंट्रॉन जो है वो एंडोडर्मल एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होता है और क्यूटिकल कवरिंग नहीं होती है। प्रोक्टोडियम जो है वो एक्टोडर्मल एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होता है और क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड होता है। तो फर्स्ट है इसमें से स्टोमोडियम। स्टोमोडियम में प्री ओरल चैम्बर, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स आते हैं। तो फर्स्ट है इसमें प्री ओरल चैम्बर। यह कप के आकार का कप की आकार का गड्ढा होता है जो कि एंटीरियर शक्कर के अधर सतह पर पाया जाता है। प्री ओरल चैम्बर की बेस पर ट्राइरेडिएट यानी त्रिअरीय मुख स्थित होता है जो कि विलम के द्वारा रक्षित होता है। और यह प्री ओरल चैम्बर के सामने कंप्लीट पार्टीशन बनाता है और बक्कल कैविटी पीछे की तरफ होती है। प्रोस्टोमियम और शुरुआत के 4 जो सेगमेंट है बॉडी ऑफ द बॉडी फॉर्म द रूफ ऑफ प्री ओरल चैम्बर। तो प्रोस्टोमियम और शुरुआत के 4 खंड जो है वो प्री ओरल चैम्बर की छत बनाते हैं और शक्कर का जो सर्कुलर रिम है वो इसकी आउटर बाउंड्री बनाते हैं। नेक्स्ट है बक्कल कैविटी या इसकी मुख गुहा। तो इसका ट्राइरेडिएट जो माउथ है, त्रिअरीय मुख जो है वो एक संक्रित कक्ष में खुलता है जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है में 3 जबड़े क्रेसेंट्रिक जॉ जो है वो धसे हुए होते हैं। इसमें से एक मध्य पृष्ठ होता है और 2 जो है अदर पार्श्व स्थिति में होते हैं। प्रत्येक जबड़ा जो है वो पार्श्वत संपीड़ित कुशन के समान संरचना होता है जो कि फाइन क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड होता है, जो कि इसके स्वतंत्र सिरों पर मोटी हो जाती है और इसके द्वारा डेंटिजेरस रिज बनाया जाता है जिस पर कि माइनो टीथ या डेंटिकल्स की कतार पाई जाती है। ये जो टीथ है फॉर्म ए सिंगल सीरीज ऑन ईच जॉ। यह प्रत्येक जबड़े पर एक श्रृंखला बनाते हैं और इस प्रकार के जबड़ों को मोनोस्टिकोडोंट कहते हैं। मध्य जबड़े में 103 से 128 टीथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, जबकि पार्श्व जबड़ों पर 85 से 115 टीथ पाए जाते हैं। जबड़ों की दोनों तरफ जो है छोटी बटन नुमा सेल्यूलरी पेपिली पाई जाती है और प्रत्येक में बहुत सारी सेल्यूलरी ग्लैंड्स खुलती है। प्रत्येक जबड़े में पेपिली की संख्या 42 से 45 होती है और जबड़े इस प्रकार से गति करते हैं कि वे विक्टिम के शरीर पर शिकार के शरीर पर वाई आकार का घाव बनाते हैं जब वो उससे
रक्त चूसते हैं। यहाँ पर इसकी एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम दिया गया है। तो फर्स्ट जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है इसमें मीडियन जॉ दिखाया गया है, फेरिंग्स दिखाया है। फेरिंग्स के बाहर की तरफ रेडियल मसल्स है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद में 10 जो है क्रॉप चैम्बर्स है और क्रॉप डाइवर्टिकुला है। डायग्राम में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्रॉप और क्रॉप डाइवर्टिकुला जो है, जैसे जैसे पीछे की तरफ हम बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका आकार बड़ा होता जाता है और सबसे अंतिम क्रॉप डाइवर्टिकुला जो है वो सबसे लंबा होता है। तो क्रॉप के बाद में स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है जो कि पोस्टीरियर सकर के पास में आकर के खुलती है। जो बी डायग्राम है इसमें एंटीरियर एंड डिसेक्टेड वेंट्रली टू शो द बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स को यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे बाहर की तरफ प्रोस्टोमियम, फिर प्री ओरल चैम्बर, फिर इसमें वीलम है बाहर की तरफ। वीलम जो है वो मासल पट या पेशीय पट होता है जो कि मुख को घेरे हुए होता है। मध्य जबड़ा है, बक्कल कैविटी, लेटरल जो है, पार्श्व जबड़ा, फेरिंग्स है नीचे की तरफ, बाहर की तरफ रेडियल मसल्स है, नीचे की तरफ ईसोफेगस है और ईसोफेगस क्रॉप वाले भाग में खुल रही है। सी डायग्राम जो है वो एक जबड़े का या जॉ का डायग्राम है जिसमें बाहर की तरफ क्यूटिकल है और टीथ और डेंटिकल्स उपस्थित हैं, सेल्यूलरी पेपिली उपस्थित है। नीचे की तरफ जो डी डायग्राम है उसमें सेल्यूलरी ग्लैंड्स दिखाई गई है। प्रत्येक ग्रंथि में एक न्यूक्लियस है और सेल्यूलरी डक्ट जो है निकली हुई है। नेक्स्ट डायग्राम जो है इसमें टीएस बॉडी थ्रू बक्कल कैविटी। तो इसमें एक मिड डोर्सल जॉ दिखाया गया है जिस पर सेल्यूलरी डक्ट आकर के खुल रही है और दो जो है इसमें वेंट्रोलेटरल या लेट्रोवेंट्रल जॉ दिखाए गए हैं। इसका फेरिंग्स जो है, बक्कल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स की भित्ति जो है मोटी पेशीय होती है और यह ओवेल अंडाकार आकार का होता है जो कि 5वें से 8वें सेगमेंट के बीच में फैला हुआ होता है। फेरिंग्स की ल्यूमन जो है, अंदर वाली जो रिक्त स्थान जो है या अवकाश जो है, वेरीज इन आउटलाइन इन डिफरेंट रीजन। यह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का होता है। फेरिंग्स की मसल्स जो है, फेरिंग्स में सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स पाई जाती हैं जो कि फेरिंजियल वाल को बॉडी वाल के साथ में जोड़ने का काम करती है। रेडियल मसल्स डायलेट द फेरिंग्स प्रोड्यूसिंग ए पंप लाइक एक्शन। इसकी जो रेडियल मसल्स है वो फेरिंग्स को एक पंप जैसी संरचना में कन्वर्ट करती है जो कि रक्त को चूसने में काम आता है। लार्ज masses of unicellular pyriform salivary glands surround the pharynx। फेरिंग्स के बाहर की तरफ सेल्यूलरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उनकी डक्ट जो है वो जबड़ों के दांतों के बीच में आकर के खुलती है। सेल्यूलरी ग्लैंड का जो श्रावण है उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको एरोडिन या एंटीकोगुलिन कहते हैं जो कि ओस्ट का रक्त चूसते वक्त उसको जमने से या स्कंदन होने से बचाता है। नेक्स्ट है मीजेंट्रॉन। इसमें ईसोफेगस, क्रॉप, स्टमक और इंटेस्टाइन को शामिल किया गया है। तो फर्स्ट है इसमें से ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है यह छोटी संकरी नलिका होती है और उसके द्वारा फेरिंग्स जो है वो क्रॉप में मिलता है। ईसोफेगस की ल्यूमन बहुत संकरी होती है और इसकी एपिथेलियल लाइनिंग जो है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स या वलन पाए जाते हैं। सेकंड है क्रॉप। क्रॉप जो है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट रीजन है जो कि 9वें से लेकर के 18वें खंड तक फैला हुआ होता है। इसमें 10 पतली भित्ति वाले चैम्बर्स पाए जाते हैं और जो कि प्रत्येक सेगमेंट में एक होता है। दे आर कनेक्टेड विथ वन अनदर
बाई मोर और लेस सर्कुलर एपर्चर सराउंडेड बाई स्पिंक्टर्स। तो प्रत्येक जो इसका क्रॉप का चैम्बर है वो दूसरे चैम्बर के साथ में जुड़ा हुआ होता है और उन दोनों के बीच में स्पिंक्टर या एपर्चर पाया जाता है, यानी पट पाया जाता है, जो कि रक्त को या चूसे हुए रक्त को वापस पिछले चैम्बर में जाने से रोकता है। प्रत्येक कक्ष जो है उसमें एक छोटा अग्र और एक चौड़ा पार्श्व पश्च भाग होता है और इसके पार्श्व भाग से एक जोड़ी अतिवर्धियाँ निकली होती है जिनको सीका या अंधनाल कहते हैं। कक्ष और जो अंधनाल है ये धीरे धीरे आकार में पीछे की तरफ जाने पर आकार में बड़े होते जाते हैं और लास्ट चैम्बर जो क्रॉप का है वो सबसे बड़ा होता है और इसकी सीका जो है वो भी बहुत लंबी होती है, जो कि 22nd सेगमेंट तक फैली हुई होती है। क्रॉप और इसका जो सीका है अंधनाल जो है वो बहुत अधिक फैले हुए होते हैं और ये ब्लड को स्टोर करने का काम करते हैं और एक बार जो इसमें स्टोर्ड ब्लड है वो इसके कई महीनों तक इसमें जमा रहता है और इसका धीरे धीरे पाचन होता है। नेक्स्ट जो है इसमें इसका टीएस थ्रू क्रॉप एंड इट्स डाइवर्टिकुला दिखाया गया है। तो इसमें क्रॉप है वो तीनों भाग जो है क्रॉप के दिखाए गए हैं। स्टमक जो है वो हार्ट शेप्ड होता है, जो कि 9वें सेगमेंट में होता है। क्रॉप जो है वो स्टमक में एक संकरे छिद्र के द्वारा खुलता है और वहाँ पर भी स्पिक्टर या कपाट लगा हुआ होता है। स्पिक्टर मसल्स होती हैं जो कि जो कि फूड के प्रवाह को रेगुलेट करती है या नियमित करती है। स्टमक में सेक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है और इसकी जो इनर लाइनिंग है प्रोड्यूस्ड इनटू न्यूमरस ट्रांसवर्स फोल्ड्स। तो इसमें कई सारे अनुप्रस्थ वलन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन। यह स्टमक से बाहर से क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। इंटेस्टाइन जो होती है थिन वाल्ड होती है, स्ट्रेट होती है और संकरी ट्यूब होती है, जो कि 19वें से लेकर के 22वें सेगमेंट तक फैली हुई होती है। इसकी इनर लाइनिंग में कई सारे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ वलन होते हैं जो कि स्पाइरल विलाई के समान दिखाई देते हैं और यह एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है प्रोक्टोडियम, थर्ड पार्ट। स्टोमोडियम था, मेजेंट्रॉन था और इसका प्रोक्टोडियम लास्ट। तो इसमें केवल रेक्टम आता है। रेक्टम एक छोटा पतली भित्ति वाला और समवाट सीलिएटेड होता है। इसमें पक्षमाभ पाए जाते हैं रनिंग फ्रॉम द 22nd to 26th सेगमेंट। 22वें से 26वें खंड तक फैला हुआ होता है और यह 26वें खंड की पृष्ठ भाग में एनस के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की औतिकी। तो आहार नाल जो है इसमें कॉलमनर एपिथेलियम यानी स्तंभाकार उपकला जो है वो एक परत में पाई जाती है, रेस्टिंग ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि आधारी कला के ऊपर होती है, विच इज़ फॉलोड बाई ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। उसके नीचे की तरफ संयोजी उत्तक होते हैं। एपिथेलियल लेयर ऑफ स्टोमोडियम एंड प्रोक्टोडियम इज लाइंड बाई क्यूटिकल। यह क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होती है। इट इज सिलिएटेड इनटू प्रोक्टोडियम एंड प्रोवाइडेड विथ गोबलेट सेल्स इन द क्रॉप। तो यह प्रोक्टोडियम में तो पक्षमा भी होती है और इसमें गोबलेट सेल्स जो है क्रॉप रीजन में पाई जाती है।
कनेक्टिव टिश्यूज जो है उसमें सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं, हीमोसीलम में कैपिलरीज होती है, और इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स प्री ओरल चैम्बर में होते हैं, और फेरिंक्स में सभी प्रकार के मसल फाइबर्स होते हैं, जैसे कि सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, रेडियल, सभी प्रकार के मसल फाइबर्स जो हैं वो इसमें फेरिंक्स रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसमें सेल्यूलरी ग्लैंड्स और कुछ दूसरी आइसोलेटेड ग्लैंड सेल्स जो है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन, गट वाल की म्यूकस मेम्ब्रेन में पाई जाती है, को शामिल किया गया है। सबसे पहले है सेल्यूलरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियाँ। ये यूनिसेलुलर होती हैं, पायरीफॉर्म होती है, ग्लैंडुलर मास ऑफ सेल्स सिचुएटेड अराउंड एंड बिहाइंड द फेरिंक्स। तो फेरिंक्स के चारों तरफ और पीछे की तरफ होती हैं। प्रत्येक ग्रंथिल कोशिका जो है ये लंबाकार और पतली इसमें डक्ट पाई जाती है, जो कि अंत में जाकर के जबड़े में खुलती है, जबड़े के सेल्यूलरी पेपिला में आकर के खुलती है। इन ग्रंथियों का जो स्रावण है उसमें एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस हेरोडीन पाया जाता है। हेरोडीन रक्त के स्कंदन को रोकता है, ताकि लीच जो है वो अधिक इफ़ेक्टिवली ब्लड को सक कर सके, और इसके क्रॉप और सीका वाले भाग में यह लंबे समय तक इसमें स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लैंड सेल्स, ग्रंथिल कोशिकाएं। ये गॉबलेट सेल्स के रूप में होती हैं और क्रॉप की लाइनिंग में फैली हुई होती है। इनके द्वारा म्यूकस जो है वो क्रॉप रीजन में सिक्रीट किया जाता है। फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन। यह रुधिराहारी होता है, इसलिए यह कैटल यानी पशु जो कि इस जल स्रोत में आते हैं तो उनका खून चूसता है। इन फीडिंग द लीच अप्लाइज इट्स ओरल सकर टू द स्किन ऑफ इट्स विक्टिम। तो यह ओरल सकर की सहायता से विक्टिम का खून चूसता है। इसके जबड़े जो है वो सामने की तरफ गति करते हैं और एक दूसरे से दूर गति करते हैं। तो इस प्रकार से दर्द रहित चमड़ी पर छिद्र किया जाता है, और फेरिंग्स के पंप लाइक जो एक्शन है इसका, उसकी सहायता से बहुत अधिक मात्रा में ब्लड को सक किया जाता है या चूसा जाता है और क्रॉप में भर लिया जाता है। हेरोडीन जो है वो ब्लड के कोगुलेशन को या रक्त के स्कंदन को रोकता है। क्रॉप में ब्लड जो है हिमोलाइज्ड हो जाता है, जिसमें से कॉर्पसल्स जो कणिकाएं हैं वो ब्रस्ट हो जाती हैं या फट जाती हैं। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है और ब्लड जो है वो डार्क रेड कलर का हो जाता है। दिस ब्लड passes slowly through the inspector aperture into the stomach। तो यह धीरे धीरे कपाट वाले भाग से होते हुए स्टमक के अंदर प्रवेश करता है, जहाँ पर यह हरे रंग का हो जाता है और इसका पाचन होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है इंजेस्टेड ब्लड का, इसको कोशिकाओं के द्वारा, स्टमक की कोशिकाओं के द्वारा सीधा ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इट इज़ द ग्लोबिन ऑफ इंजेस्टेड ब्लड विच इज़ मेनली यूज्ड एज फूड। तो इसका जो ग्लोबिन वाला भाग है उसको सीधा ही मुख्य रूप से भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही धीमी होती है और क्रॉप जो कि भोजन से भरा हुआ है उसके 10 टू भरने के बाद में 10 से 14 महीने तक जो है उसको कंप्लीट डाइजेशन में लगता है। इसमें प्रोटियोलाइटिक फर्मेंट होता है जो कि प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करता है इन एन एल्केलाइन मीडियम। Digestion has been reported to occur entirely by gut bacteria in Hirudo। Absorption and egestion है, तो पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद में, जो कि इंटेस्टाइन और स्टमक में होता है, उसके बाद में अनडाइजेस्टेड फूड को
जिसको अस्थायी रूप से रेक्टम में संग्रहित रखा जाता है और एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक्स।